दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। आज राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की कि वहां भी जातिगत जनगणना होगी। हालांकि उन्होंने इसे सर्वेक्षण का नाम दिया, जनगणना वो नहीं कह सकते हैं। एक दिन पहले प्रियंका गांधी या 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से उनकी सरकार बनती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी। तो क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को बिल्कुल गहराई से पकड़ लिया है कि अब यही चीज है जो हमारी चुनावी अतरनी को आगे बढ़ा सकती है? भाई, राहुल गांधी का तो ये एक स्थापित वक्तव्य है। राहुल गांधी इस वक्तव्य को लगातार कई मंचों से जोरदारी के साथ दे रहे हैं कि हम जहां जहां जीतेंगे वहां जाति जनगणना कराएंगे, और लोकसभा चुनाव अगर जीता तो सारे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो जाहिर है कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो तो उन्हें तो ये काम लाजमी तौर पर करना ही है। अब राजस्थान में जो किया गया है, मेरा कहना यह है कि वो काम सिद्धरमैया जब पिछली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो कर चुके हैं। कर्नाटक में उन्होंने एक कास्ट सेंसस नुमा कवायद की थी और उसको जारी नहीं किया उन्होंने। उस कवायद को उन्होंने जारी नहीं किया। उसके बाद उनकी सरकार चली गई। लेकिन अब वो चाहें, अब वो मुख्यमंत्री दोबारा हैं, वो उस अपने जातिगत सर्वेक्षण कहिए या जनगणना कहिए, उसमें अगर कुछ डेटा की कमी है तो उसकी भरपाई करके उसको वहां पर जारी कर सकते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने इसका ऐलान कर ही दिया है। अगर वो अगला चुनाव जीत पाएंगे तभी जातिगत जनगणना करा पाएंगे। तो उनके लिए इस वायदे को पूरा करने के लिए उन्हें अगला चुनाव जीतना उन्हें आवश्यक है। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी तरीके से जातिगत जनगणना के ऊपर जमी हुई है और इसके पीछे कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक पुनरुद्धार हो, एक जीर्णोद्धार हो, इसकी एक बहुत ही विशाल योजना है। ये केवल एक राज्य से जुड़ी हुई बात नहीं है। कांग्रेस ओबीसी वोटरों के बीच में अपनी पैठ को दोबारा स्थापित करना चाहती है। ये कांग्रेस को लग रहा है कि जब तक वो ऐसा नहीं करेगी तब तक पूरे देश के पैमाने पर उसका उभार नहीं हो पाएगा और उसकी जमीन पक्की नहीं हो पाएगी। एक चीज जो इसमें है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो भी इस मुद्दे को हथिया ले या कहे कि हाँ हम भी इसके पक्ष में हैं, तो क्या कांग्रेस की जो मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही उसकी हवा निकल जाएगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही तो आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो दृष्टिकोण इस मामले में आप 1990 से ही अलग तरह का दृष्टिकोण है। आप जरा देखिए उस दृष्टिकोण को ध्यान से। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें स्वीकार की तो आरक्षण विरोधी आंदोलन फूट पड़ा सारे देश में। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सांसद में पड़ गई, क्योंकि वो आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती थी, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती थी, और न वो चाहती थी कि ये आरक्षण दिया जाए इस तरीके से ओबीसी जातियों को। तो वो बीच में फंस गए। मैंने एक उदाहरण नई परख के मंच पे बताया भी था कि जब राजीव गोस्वामी, जिन्होंने पहला आत्मदाह किया था आरक्षण के खिलाफ, जब उनका इलाज चल रहा था सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा था, तो लाल कृष्ण आडवाणी मदन लाल खुराना के साथ उनको देखने गए। राजीव गोस्वामी को देख के जब वो बाहर आए तो अस्पताल के प्रांगण में आरक्षण विरोधी छात्रों ने उन्हें घेर लिया। आरक्षण विरोधी छात्रों ने उनसे मांग की कि आप आरक्षण का विरोध कीजिए। आडवाणी ने वहां पे एक तिपैया स्कूटर खड़ा हुआ था। आडवाणी ने उस तिपैया स्कूटर पर खड़े होकर उन छात्रों को समझाने की कोशिश की, संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पे अड़े रहे
वो आडवाणी को हूट करते रहे और ये हालत ही आ गई ऐसे कि वो आडवाणी के साथ दुर्व्यवहार कर देंगे। तब मदन लाल खुराना ने किसी तरह छात्रों का गुस्सा झेला, उसे शांत किया और बड़ी मुश्किल से आडवाणी को वहां से बचा कर ले गए। इस दुर्घटना से आडवाणी जी का माथा ठनका। उनको लगा कि उनकी पार्टी और उनका पूरा राजनीतिक प्रोजेक्ट एक सांसत में फंस गया है। वो आरक्षण का विरोध कर नहीं सकते और आरक्षण का समर्थन करके वो ऊंची जातियों को नाराज भी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे। तब उसकी काट के लिए उन्होंने राम रथ यात्रा वाली युक्ति निकाली। राम रथ यात्रा भी एक पॉलिटिकल ट्रिक थी, जिसके जरिए उन्होंने आरक्षण के दांव को काटने की कोशिश की। और उस राम रथ यात्रा में उन्होंने पिछड़ी जातियों के जो आक्रामक हिंदूवादी युवक थे, जो बजरंग दल के जरिए उनके साथ जुड़े हुए थे या पहले से दूसरे जरियों से उनके साथ जुड़े हुए थे, और दलित जातियों को भी उन्होंने राम रथ यात्रा में उनका विनियोग करने की कोशिश की। ध्यान कीजिए, एक दलित से ही जो शिलान्यास कराया गया था, उसकी पहली ईंट एक पासवान, एक बिहार के एक दलित से ही रखवाई गई थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी चुने गए। तो इस तरीके से ये पूरी राजनीति परवान चढ़ी। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आया, उन्होंने गरीबी के आधार पर यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग अपने घोषणा पत्र में शामिल की 1990 में। ये पूरी तरह जो आरक्षण का जो सामाजिक और शैक्षिक पहलू था संविधान सम्मत, उस पहलू को भटकाने की पूरी कोशिश थी। और जब नरेंद्र मोदी के जमाने में उस मांग को लागू भी नहीं कर दिया गया। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है, ये 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज को जोड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना पेचीदा किस्म का है, और वो उसको पेचीदा तरीके से ही संबोधित भी करेंगे। वो उसे अंबेडकरवादी शैली में या पेरियार वाली शैली में या समाजवादी लोहियावादी शैली में नहीं कर सकते। मैं इसको उपाध्याय मोदी मॉडल कहता हूं। ये लोहिया लालू मॉडल से अलग तरह का मॉडल है इनका। उपाध्याय मोदी मॉडल के तहत वो कभी भी आरक्षण की मांग को उस तरीके से नहीं उठाएंगे जिससे जातिगत चेतना और तीखी हो। वो लगातार कोशिश करेंगे कि वो उन्हें आरक्षण का विरोध भी न करना पड़े और वो आरक्षण के जरिए जातिगत चेतना को तीखा भी नहीं होने दें। मसलन अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या है, वो भी एक तरह की जातिगत ओबीसी जातियों का ही तो अध्ययन है। भाई ओबीसी जातियों में आरक्षण के फायदे किस तरीके से वितरित हुए हैं, रोहिणी कमीशन उसका अध्ययन। रोहिणी कमीशन बताता है कि भाई अति पिछड़ी जातियां इतने प्रतिशत हैं, ये सब पूरी बातें बताता है, उनमें गरीबी का स्तर क्या है वगैरह वगैरह। यही सब तो बिहार के जातिगत सर्वेक्षण में बिहार के संबंध में निकल के आया है। लेकिन मोदी जी ने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया। ध्यान कीजिए, बिहार की जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है, उस याचिका में भी कहीं ना कहीं ये आपत्ति है कि ये जनगणना कराई गई वो तो ठीक है, ये सर्वेक्षण कराया गया तो ठीक है, इसको सार्वजनिक कैसे किया गया? सरकार को चाहिए था कि सब अपने पास रखे रहती और इसके आधार पर अपनी नीतियां वगैरह बनाती। इसको सार्वजनिक करके तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं पूछा है कि भाई बिहार ने इसको सार्वजनिक क्यों कर दिया। तो यहां तो मसला यह है कि आपको अगर जातिगत जनगणना करानी है तो करा लीजिए, लेकिन चुपचाप उनके आंकड़ों को अपने पास रखते रहिए। सार्वजनिक करने से उसका राजनीति के ऊपर असर पड़ता है और तरह तरह की मांगे होने लगती हैं और उन मांगों से बचना फिर नामुमकिन हो जाता है। और वो मांगे केवल उन्हीं दलों में नहीं होती जिसके लिए निशाना बनाया गया था। मांगे उन दलों में भी होती हैं, उन राजनीतिक जत्थेबंदियों में भी मांगे होती हैं जो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया से दूर है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस वक्त मांग हो रही होगी जातिगत जनगणना की। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है, राजग है, उसके भीतर भी ये मांग चल रही है। तो इससे बड़े पैमाने पर मुश्किलें पैदा होती हैं, जिससे पूरा हिंदुत्ववादी जो हिंदू एकता है उसका प्रोजेक्ट जो है वो दिक्कत में फंस जाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं वो काफी है? क्योंकि कई बार मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा भी यह कहा जाता है कि उनके पिता राजीव गांधी संसद में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ एक लंबा भाषण दे चुके हैं, तो ये एक दिखावा भर जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इस रणनीति को माने? हमेशा ध्यान रखिए कि राजनीति जो होती है वो अतीत में नहीं होती है। ये तर्क वितर्क के लिए, बहसबाजी करने के लिए अतीत के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। राजनीति हमेशा वर्तमान के क्षण में होती है। आज आप क्या मांग कर रहे हैं,
आज आपका स्टैंड क्या है, इसके आधार पर आपका आकलन होगा। मसलन अब जीएसटी है, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो जीएसटी का उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया था, बहुत सी बातों का नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। तो उसके आधार पर अब जब प्रधानमंत्री थे तो वो उन्होंने जीएसटी को लागू किया और उसका श्रेय लिया। वो घंटी भी उन्होंने इस पे संसद का विशेष सत्र बजा के बजाई। तो ये सब चलता रहता है तर्क वितर्क के लिए कि आपने पहले ऐसा कहा था। सवाल ये नहीं है पहले क्या कहा था, सवाल ये है आज क्या कर रहे हैं। मान लो पहले राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का समर्थन भी किया होता और आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही होती तो क्या होता। आप इसको उलट दीजिए, आप कल्पना कीजिए कि राजीव गांधी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में खड़े थे और राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं, तो उसका क्या मतलब निकलेगा। सवाल यह है कि आज की कांग्रेस क्या रवैया अख्तियार कर रही है। कांग्रेस ही का रवैया नहीं अख्तियार कर रही है, पूरा का पूरा विपक्षी गैर भाजपा दलों का जो सबसे बड़ा गठजोड़ है, जो कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को एनडीए को इंडिया टक्कर देने वाला है, उसका पूरा रवैया भी यही है। वो भी सब जातिगत जनगणना के या जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में है। एक चीज और हो रही है आजकल कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख एक नेता हैं संजीव बालियान, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाए। कई बार इस तरह की मांग उठती रहती है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उसको अलग अलग राज्यों में बांटा जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के संगीत सोम ने यह कह दिया कि इससे तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। तो इस तरीके की दलीलों को आप कैसे देखते हैं? क्या सच में एक गंभीर मुद्दा है? देखिए, ये गंभीर मुद्दा नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी भी राज्य के बंटवारे की मांग तभी गंभीर होती है जबकि उसके पक्ष में कोई जन आंदोलन हो रहा हो। जब तक उसके पक्ष में न कोई जन आंदोलन नहीं हो रहा है, जन आंदोलन के लिए गोलबंदी नहीं हो रही है, तब तक ये सारी मांगें एक राजनीतिक शरारत, एक राजनीतिक दांव के अलावा, एक स्पिन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मायावती ने भी एक स्पिन दिया था। आप देखिए 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत से। 2012 में जब उनका मुख्यमंत्रित्व तो समाप्त होने वाला था, कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उसके ठीक पहले उन्होंने एक प्रस्ताव पास करवा दिया कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया जाए। यानी पूरे 5 साल तक आपने हुकूमत की, तब आपको ये ख्याल नहीं आया। जब आप जाने लगे, जब आपका कार्यकाल खत्म होने वाला, तब आपने ये प्रस्ताव पास कराया और उसके बाद से आज तक बीएसपी उसके ऊपर लगातार चुप है, बिल्कुल नहीं बोल रही है। अच्छा, अब मुझे अभी हमारे मित्र विनोद अग्निहोत्री जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और टीवी पे लगातार बोलते और अखबारों में लिखते रहते हैं, उन्होंने मुझे चरण सिंह जी के जमाने का एक वाकया सुनाया कि चरण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे तो उन्होंने एक गंग प्रदेश या गंगा प्रदेश करके उन्होंने एक मांग को प्रोत्साहित किया था और उसके इर्द गिर्द वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रांत बनाने की मांग थी। लेकिन जैसे ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जब वही लोग उनके पास गए कि चौधरी साहब आप इस मांग को मान लीजिए, चौधरी साहब ने कहा कि अब तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं इस मांग को कैसे मानूं। अब आप देखिए, जितने भी नए प्रदेश बने हैं उनके पीछे एक बड़ा जन आंदोलन रहा है। ये आप संयुक्त महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र का आंदोलन देख लीजिए, आप विशाल आंध्रा आंदोलन देख लीजिए, आप कि कोई भी आंदोलन देख लीजिए, जब तक बड़े पैमाने पर जन प्रदेश के लिए जो भी मांगे की जा रही हैं। अब जो संजीव बालियान ने जाट सम्मेलन में ये मांग की है, उसके पीछे क्या है भाई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह खुश नहीं है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं भी जाट समाज से आते हैं। तो वो उनके मन में गुदगुदी पैदा करने के लिए उन्होंने ये मांग की। हालांकि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया कि ये भी बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके में मुस्लिम मतों का बहुत जबरदस्त संकेंद्रण है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम मत है। अगर ये एक पूरा प्रदेश बन जाएगा तो इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम मेजोरिटी हिस्सा बन जाएगा, बन सकता है। एक घटना हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, यानी कि हमास ने हमला किया इजराइल पर और वहां पर एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन भारतीय संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं? एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आतंकवाद का विरोध करते हैं और हमारी विदेश नीति में थोड़ी इजराइल के प्रति थोड़ा झुकाव भी बढ़ा है, लेकिन देश में कई सारे लोग भी मानते हैं कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनकी मांग भी न्यायसंगत है। लेकिन अगर 2022 में तो कैसे कमल 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, उसी वक्त आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो अब आप देखिए कि उस वक्त भारत की सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया था। नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि वो तटस्थ रहे
और इस तरह उनके वो यूक्रेन के वो रूस के हमले का समर्थन भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ भी वो कुछ नहीं बोले। यहां तक कि G20 में भी जिस तरह से G20 का पूरा प्रस्ताव ड्राफ्ट किया गया है, उसमें उन्होंने रूस की निंदा नहीं की। अगर रूस की निंदा करते तो सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव नहीं पास हो पाता। अच्छा, अब एक युद्ध के बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार का ये रवैया है तटस्थता का, लेकिन ये जो युद्ध है इसमें उन्होंने पहले ही क्षण एक पक्ष ले लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे इस हमले में बहुत दुख है, मुझे पीड़ा हुई है, हम इस हमले में पूरी तरह इजराइल के साथ। अब आप सोचिए ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया कि विचारधारात्मक रूप से जो विदेश की हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, भारतीय जनसंघ के जमाने से इजराइल को एक आदर्श राष्ट्र राज्य मानती है। मुझे याद है कि जब हम लोग राजनीति का ककहरा पढ़ रहे थे और लिखाई पढ़ाई करना सीख रहे थे, उस समय मेरे घर पे भी जो चर्चाएं होती थी, मेरे पिताजी से बात करने के लिए तरह तरह के लोग आते थे, तो उनमें जो भारतीय जनसंघ से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग होते थे, वो हमेशा बात बात में इजराइल को राष्ट्रीयता, प्रखर राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादी केंद्रीयता के उदाहरण के तौर पर सामने रखते थे। इजराइल एक ऐसा देश है जो कहने के लिए वहां पर चुनाव होता है और लोकतंत्र है, लेकिन मुख्य तौर पर उसकी जो राजनीतिक संरचना है वो रिलीजियस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की है। जो यहूदी मजहब है और जो सैन्यवाद है इजराइल का, और इन दोनों को मिलकर जो जियनवाद बनता है, इजराइल उस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी मेरे ख्याल से लगता है कि भारत इजराइल जैसा छोटा देश तो नहीं है, तो भारत को इजराइल जैसा बनने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर भारत किन्हीं अर्थों में कुछ इजराइल जैसा बन सके, अगर वो भारतीय समाज को, संस्थाओं को, राजनीति को, लोकतंत्र को इस तरह का मोड़ कुछ दे पाए, तो उन्हें लगेगा कि उनका प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ जा रहा है। इसलिए आनंद फानन में वो इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि भारत फिर एक धर्म वाला देश बन जाए, अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान ना दे और बहुत आक्रामक राष्ट्रवाद को अपनाए। इसका अर्थ तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि इजराइल जैसा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल की बिल्कुल अनुकृति बन जाए। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतनी विविधता है उसके अंदर, तो इजराइल जैसा नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप उसको एक प्रोटोटाइप माने, एक नमूने के तौर पे देखें और उस नमूने को आदर्श बनाकर उसी के इर्द गिर्द भारतीय समाज का पुनर्विन्यास करने की कोशिश करें, भारतीय राजनीति का पुनर्विन्यास करने की कोशिश करें, तो कुछ वैसा इजराइलपन भारत में आ सकता है और आ भी रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश होती है कि फौज की विरुद्धावाली गाई जाए, लोकतंत्र के केंद्र में फौजी फौज को ले आया जाए और नागरिक को, लोकतंत्र के केंद्र से नागरिक होता है, केंद्र से नागरिक को विस्थापित कर दिया जाए और फौजी सैनिक को खड़ा कर दिया जाए केंद्र में। कोई भी फौज के कोई भी जरा भी आलोचना की जाए तो उसके ऊपर पूरा निजाम जो है ना, उसके पूरे डिस्कोर्स मेकर्स हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि भारत में फौज को इस निजाम ने, सरकार ने पवित्र गाय, होली काऊ बना दिया है। आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी भी किस्म की कोई आलोचना नहीं कर सकते। फौरन आप पे आरोप लगाया जाएगा कि आप फौजी जो देश के लिए जान देते हैं, सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं, उसके मनोबल को आप कर रहे हैं। अब अग्निवीर क्या है? अब आप सोचिए, अग्निवीर योजना क्या है? अग्निवीर योजना ये है कि अगर काफी दिनों तक अग्निवीर योजना चलती रही तो बहुत बड़े पैमाने पर समाज में ऐसे लोग हो जाएंगे जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण मिल चुका होगा। मतलब फौजी प्रशिक्षण प्राप्त एक सीमा तक लोगों की संख्या हर चक्र में जो अग्निवीर बनेंगे उनकी बढ़ती चली जाएगी, इस तरह के लोगों की संख्या। तो समाज का एक तरह का फौजीकरण भी होगा उसमें। उससे क्या परिणाम निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग उसके बारे में केवल अंदाजा लगा सकते हैं। और हिंदू केंद्रीयता तो इस सरकार के और उसके प्रोजेक्ट में है ही। हिंदू बहुसंख्यकवाद के तो वो लोग सीधे सीधे खुले हामी हैं, उसमें तो कोई शक है नहीं। सारा विमर्श ही इसी तरफ हो रहा है। तो इजराइल उनके लिए एक आदर्श राष्ट्र है। भारत को इजराइल नहीं बनाया सकता, ये वो भी जानते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक इजराइलपन पैदा किया जा सकता है।
इसकी वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एक छोटी सी खबर से जो मैंने आज पढ़ी कि कांग्रेस नेता कमलनाथ के हवाले से सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना लिस्ट पितृपक्ष के बाद जारी करेगी। तो ये जो एक धार्मिकता का पुट है, मतलब थोड़ा अंधविश्वास या विश्वास या श्रद्धा की बात बोल सकते हैं। तो मैंने निर्जा चौधरी की किताब में पढ़ा कि चरण सिंह मोरारजी देसाई की सरकार नहीं गिराना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ और संजय सिंह ने उनके ज्योतिषी को पकड़ा और उससे कहलवा दिया कि अगर आप अभी सरकार गिरा देंगे तो आपकी सरकार लंबी चलेगी, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो एक प्रवृत्ति है भारतीय नेताओं में कि वो ज्योतिषियों की, तांत्रिकों की या इस तरह के विश्वासों के सहारे अपनी राजनीति करते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन दिनों में रेडिकल लेफ्ट पॉलिटिक्स किया करता था, उसका कार्य करता था, तो उन दिनों में इस तरह की पुस्तकें पढ़ता था जिसमें इस प्रकार के तथ्यों को बड़े उभार के पेश किया जाता था। तो वो सुनीत कुमार चटर्जी नाम के एक विद्वान थे बंगाल के, तो वो भारत के शासकों की पोल खोलने वाली किताबें लिखा करते थे। उसी में मैंने एक तथ्य भी पढ़ा था कि जब भारत को आजादी मिल रही थी तो 12 बजे का समय कैसे चुना गया। तो 12 बजे का समय चुनने के पीछे ज्योतिषियों की प्रमुख भूमिका थी और इस बात पर सब लोग सहमत थे। आधुनिकतावादी जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे परंपरावादी कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद हो, या हिंद स्वराज लिखने वाले महात्मा गांधी हो, सब लोग उस 12 बजे ही आजादी की घोषणा होनी चाहिए, इस बात पर सब लोग सहमत थे। और उसमें अम्बेडकर के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें ज्योतिषियों की भूमिका थी। अम्बेडकर का महत्व तो असल में तब आया जब संविधान सभा बनी और तब उनको चुनाव के लिए आएगा। अम्बेडकर तो मेरे ख्याल से विचार सत्ता के हस्तांतरण संबंधी जो गतिविधियां हो रही थी, अम्बेडकर को तो उसके दायरे से बाहर ही रखा गया था। ये तो बाद में आए अम्बेडकर, कांग्रेस के दायरे में तो बाद में आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मसला है, ये मसला बहुत पुराना है और अगर आप पीछे जाएंगे तो सभी लोग इस मसले के अंदर कहीं ना कहीं आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ये केवल कमलनाथ के दरवाजे पे ठीकरा नहीं फूटता, ये बहुत पुराना मसला है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। नमस्कार।